रात के लगभग 2 बज रहे थे। पाकिस्तान के लाहौर शहर की एक पुरानी गली में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी सुनसान सड़क पर एक दुबला पतला आदमी धीरे धीरे चलते हुए एक छोटे से ढाबे की तरफ बढ़ रहा था। उसने सिर पर टोपी पहन रखी थी, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी और कपड़े ऐसे थे जैसे कोई मजदूर या छोटा दुकानदार पहनता है। पहली नज़र में उसे देखकर कोई भी यही कहता कि वो एक साधारण आदमी है जो रात की ड्यूटी करके घर लौट रहा है। लेकिन उस रात वो आदमी जो काम करने जा रहा था, अगर पकड़ा जाता तो शायद उसी वक्त मार दिया जाता, क्योंकि वो आदमी किसी आम काम के लिए बाहर नहीं निकला था। वो दुश्मन के देश में एक ऐसे मिशन पर था जिसकी सच्चाई अगर सामने आ जाती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता था। वो आदमी भारत का एक अंडरकवर एजेंट था और कई साल बाद दुनिया को पता चला कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अजीत डोभाल थे। आज लोग उन्हें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में जानते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक ऐसी जिंदगी जी है जो किसी जासूसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी है। ये कहानी है उस इंसान की जो कई साल दुश्मन के देश में रहा, जिसने आतंकियों के बीच घुसकर जानकारी जुटाई और जिसने ऐसे मिशन पूरे किए जिनकी पूरी सच्चाई आज भी आम लोगों को नहीं पता। ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से इलाके से। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अजीत कुमार डोभाल। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे। घर का माहौल अनुशासन और देशभक्ति से भरा हुआ था। बचपन से ही अजीत डोभाल ने सैनिक जीवन को करीब से देखा। उन्होंने अपनी पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। ये वही जगह थी जहां अनुशासन, साहस और नेतृत्व जैसे गुण बच्चों में बचपन से ही विकसित किए जाते थे। इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया, लेकिन शायद उनकी किस्मत में एक सामान्य नौकरी नहीं लिखी थी। 1968 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में चयन हुआ। उनका कैडर था केरल में एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी शुरुआत हुई, लेकिन बहुत जल्दी ये साफ हो गया कि ये अधिकारी सिर्फ एक साधारण पुलिस अधिकारी नहीं है। उनकी सोच, उनका तरीका और उनकी रणनीति बिल्कुल अलग थी। उन्हें जल्द ही खुफिया कामों के लिए चुना गया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें भारत के सबसे खतरनाक जासूसों में शामिल कर दिया। 1970 के दशक में भारत के उत्तर पूर्व में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट नाम का संगठन भारत से अलग होने की मांग कर रहा था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वहां विद्रोह और हिंसा लगातार बढ़ती जा रही थी। भारतीय सेना कार्रवाई कर रही थी, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो रही थी। तभी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने तय किया कि इस समस्या को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि रणनीति से खत्म करना होगा, और इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बागियों के बीच जाकर उनकी पूरी योजना समझ सके। ये मिशन दिया गया अजीत डोभाल को। उन्होंने अपनी पहचान बदल ली। वे विद्रोहियों के बीच ऐसे रहने लगे जैसे वे भी उसी आंदोलन का हिस्सा हों। धीरे धीरे उन्होंने संगठन के अंदर अपनी जगह बना ली। विश्वास जीतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने धैर्य और समझदारी से बागियों के बीच भरोसा पैदा किया। बताया जाता है कि उन्होंने संगठन के कई कमांडरों को भारत के पक्ष में आने के लिए राजी कर लिया। इस रणनीति ने विद्रोहियों की ताकत को कमजोर कर दिया। आखिरकार कई साल की कोशिशों के बाद 1986 में मिजोरम शांति समझौता हुआ। मिजोरम में शांति स्थापित हो गई। ये ऑपरेशन भारतीय खुफिया इतिहास की सबसे सफल रणनीतियों में से एक माना जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1980 के दशक में पंजाब में उग्रवाद तेजी से बढ़ रहा था। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर परिसर उग्रवादियों का गढ़ बन चुका था। भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें पता लगाना था कि मंदिर परिसर के अंदर क्या स्थिति है, कितने हथियार हैं, कितने लोग मौजूद हैं और उनकी योजना क्या है।
लेकिन अंदर जाकर जानकारी जुटाना बेहद खतरनाक था। तभी एक गुप्त मिशन शुरू किया गया। बताया जाता है कि अजीत डोभाल स्वर्ण मंदिर परिसर में एक रिक्शा चालक के रूप में अंदर गए। उन्होंने अंदर जाकर स्थिति का आकलन किया, उग्रवादियों की संख्या, उनकी तैयारी और उनके हथियारों की जानकारी जुटाई। ये जानकारी बाद में सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। ये ऑपरेशन भारत के इतिहास का बहुत संवेदनशील और विवादित अध्याय बन गया। लेकिन इससे पहले खुफिया जानकारी जुटाने में अजीत डोभाल की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसके बाद उनके जीवन का सबसे रहस्यमयी मिशन शुरू हुआ, पाकिस्तान। बताया जाता है कि अजीत डोभाल ने लगभग 7 साल पाकिस्तान में अंडरकवर रहकर बिताए। उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली। वे वहां एक स्थानीय मुस्लिम के रूप में रहते थे। उन्होंने इतनी अच्छी तरह अपनी नई पहचान बना ली कि किसी को उन पर शक नहीं होता था। वे स्थानीय लोगों के बीच रहते, उनसे बातचीत करते और धीरे धीरे जानकारी जुटाते। लेकिन इस तरह की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है। एक छोटी सी गलती मौत का कारण बन सकती थी। एक बार उनके साथ एक अजीब घटना हुई। वे एक दुकान पर खड़े थे। तभी दुकानदार ने उनसे पूछा, तुम हिंदू हो क्या? डोभाल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं मुस्लिम हूं। लेकिन दुकानदार ने कहा, अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम्हारे कान छिदे क्यों हैं? ये सवाल बहुत खतरनाक था, क्योंकि कई हिंदू परिवारों में बचपन में कान छेदने की परंपरा होती है। अगर उस समय सच सामने आ जाता तो उनकी पहचान खुल सकती थी। लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब दिया, जब मैं छोटा था एक सूफी फकीर ने मेरे कान छिदवा दिए थे। दुकानदार संतुष्ट हो गया और इस तरह वो एक बहुत बड़ी मुश्किल से बच गए। इस तरह के कई खतरनाक पलों के बीच उन्होंने पाकिस्तान में कई साल बिताए, भारत के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। लेकिन उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय आया 1999 में। दिसंबर 1999, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू से दिल्ली आ रही थी। लेकिन अचानक विमान का अपहरण कर लिया गया। विमान को कई जगहों से घुमाते हुए आखिरकार अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया। उस समय कांधार तालिबान के नियंत्रण में था। विमान में 176 यात्री थे। पूरे भारत में चिंता और डर का माहौल था। सरकार ने एक विशेष टीम भेजी जो आतंकियों से बातचीत कर सके। इस टीम में अजीत डोभाल भी शामिल थे। उन्होंने बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई दिनों की बातचीत के बाद आखिरकार यात्रियों को रिहा कराया गया। हालांकि इसके बदले भारत को 3 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। ये फैसला आज भी बहस का विषय है, लेकिन उस समय यात्रियों की जान बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य था। समय के साथ अजीत डोभाल भारत की खुफिया दुनिया के सबसे अनुभवी अधिकारियों में से एक बन गए। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। 2005 में वे IB के डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। लेकिन उनकी भूमिका यहीं खत्म नहीं हुई। 2014 में भारत सरकार ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया। ये पद भारत की सुरक्षा रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है। उनके कार्यकाल में भारत की सुरक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। 2016 में उरी में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ। भारत के 19 सैनिक शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में था। लेकिन इस बार जवाब अलग तरीके से दिया गया। कुछ दिनों बाद भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन की योजना में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इस रणनीति को कई लोग डोभाल डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। इसका मूल सिद्धांत था, अगर दुश्मन आतंकवाद के जरिए हमला करता है तो जवाब उसकी जमीन पर दिया जाएगा। आज अजीत डोभाल को भारत के सबसे प्रभावशाली सुरक्षा रणनीतिकारों में गिना जाता है। लेकिन उनके जीवन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके कई मिशनों की पूरी जानकारी आज भी सार्वजनिक नहीं है। खुफिया दुनिया में कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो दशकों तक गुप्त रहते हैं। संभव है कि अजीत डोभाल की जिंदगी की कई कहानियां अब भी भारत की खुफिया फाइलों में बंद हों, क्योंकि जासूसी की दुनिया में सबसे बड़ी सफलता वही होती है जिसके बारे में दुनिया को कभी पता नहीं चलता।
और शायद यही कारण है कि अजीत डोभाल जैसे लोग इतिहास के पन्नों में भले कम दिखाई दें, लेकिन देश की सुरक्षा में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।